हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हमें देखना है अपने चैप्टर 4 बुक 2 चैप्टर 4 इंडिया एक्सटर्नल रिलेशन का पार्ट 2, जिसमें हम देखेंगे अबाउट वॉर एंड पीस विद पाकिस्तान। इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने देख लिया था कहाँ तक कर लिया था हमने, साइनो इंडियन वॉर तक। अब हमें इंडिया की पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स देखने हैं। इंडिया के साथ पाकिस्तान के मेजरली जो कुछ मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो 3 या 4 हुए, जिसमें से पहला था इन 1947, जब इंडिया और पाकिस्तान दोनों को इंडिपेंडेंस मिली और पार्टीशन होता है। तो पार्टीशन के कुछ महीनों के बाद ही पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान इन्वेड कर देता है जम्मू एंड कश्मीर को। जम्मू एंड कश्मीर को पाकिस्तान इन्वेड कर देता है। और दूसरी चीज़, उस टाइम तक जब ये इन्वेजन हुआ तब ये इंडिया का पार्ट भी नहीं था। तो जब ये इन्वेजन होता है तो पाकिस्तान कुछ ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स भेजता है और अपनी आर्मी भेजता है, उनको ट्रेनिंग भी देता है। तो वो लोग धीरे धीरे करते करते एरिया कैप्चर करते जा रहे थे। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ के जो राजा थे, उनका नाम था महाराजा हरि सिंह। यहाँ के महाराजा हरि सिंह जाते हैं इंडियन गवर्नमेंट के पास टू सीक हेल्प, और इंडियन गवर्नमेंट हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है ऑन अ 1 सेकेंड, हाँ ना। तो इंडियन गवर्नमेंट तैयार हो जाती है कि हम आपकी हेल्प करेंगे, बट सिर्फ एक शर्त पे कि कश्मीर को इंडिया का हिस्सा बना दीजिए और IOA पे साइन कर दीजिए। तो JNK के महाराजा तैयार हो जाते हैं, बट ये भी कुछ कंसेशंस डिमांड करते हैं, लाइक स्पेशल स्टेटस ऑफ आर्टिकल 370 है ना, आर्टिकल 370 और एक 35A। तो 370 के तहत वहाँ पे एक तो अलग कॉन्स्टिट्यूशन खुद का है, ऑटोनॉमी ज़्यादा दी गई है वहाँ के लोगों को, अलग से उनका कह सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली उनकी 6 साल तक चलती है। तो बहुत सारे स्पेशल पावर्स दी गई थी, ऑटोनॉमी दी गई थी, और उसके बेसिस पे इंडिया जम्मू एंड कश्मीर IOA साइन हो जाता है और जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का पार्ट बन जाता है। तो अब ऑफिशियली पाकिस्तान अटैक कर रहा है इंडिया के टेरिटरी पे। तो फिर इंडियन आर्मी वहाँ पहुँचती है और एक्शन लेती है। अब क्योंकि ये पार्टीशन का टाइम है, और पार्टीशन के टाइम पे हमने देखा था इन चैप्टर 1 दैट दोनों कंट्रीज़ के पास जो रिसोर्सेज हैं वो सेम थे और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे नीड्स के अकॉर्डिंग। मतलब क्योंकि ऐसा है कि आर्मी दोनों की सेम लेवल की रहेगी, है ना। आर्मी तो पहले एक ही थी, बस उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो दोनों की मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ सेम थी, कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं था ना कोई बहुत ज़्यादा वीक था एक दूसरे के लिए। तो पाकिस्तान यहाँ तक आ चुका था, इतना एरिया कैप्चर कर चुका था। 1 सेकेंड, हाँ, पाकिस्तान इतना एरिया कैप्चर कर चुका था। और फिर इंडियन आर्मी आती है, इंडियन आर्मी आके इसको यहीं पे स्टॉप कर देती है। अब यहाँ पे एक ब्लॉक बन गया, न ये लोग आगे जा पा रहे हैं न ये लोग आगे जा पा रहे हैं, क्योंकि दोनों की मिलिट्रिकल कैपेबिलिटी सेम है। अब ये बात नेहरू जी इसी पॉइंट पे ये बात लेके चले जाते हैं यूनाइटेड नेशंस पे। क्योंकि ऑफिशियली अब पाकिस्तान क्या है, इंडिपेंडेंस के बाद उस पर अटैक कर रहा है, मांग के कर रहा है कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया तो अपना होना चाहिए, ब्रिटिश जो रूल था उसके अकॉर्डिंग। बट ब्रिटिशर्स का जो रूल था उसमें ऐसा लिखा था कि जो प्रोविंसेस रहेंगे वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड होंगे, बट नॉट प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स के पास उनका खुद का एक कह सकते हो डिसीजन लेने की उनके पास पावर रहेगी कि वो किसके साथ जाना चाहते हैं। तो इसीलिए, और ऊपर से ऑफिशियली IOA पे साइन हो चुका है और जम्मू एंड कश्मीर के खुद महाराजा ने इंडिया के साथ एक्सेशन को एक्सेप्ट कर लिया है। तो इसीलिए नेहरू जी ये मुद्दा UN लेके जाते हैं। 1 सेकेंड, हाँ, ये मुद्दा UN जाता है। और उस टाइम पे जो UN के सेक्रेटरी जनरल थे ट्राइब ली, ये यहाँ पे स्टैंड स्टिल वाले सिचुएशन बना देते हैं। लाइक ये जो बॉर्डर था, यहाँ पे इन्होंने एक बॉर्डर बना दिया जिसको बोला गया द लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, और ये मुद्दा आज तक UN में चलता आ रहा है और चलता रहेगा जब तक कोई मिलिट्रिकल एक्शंस लेकर इंडिया उसको वापस कैप्चर नहीं करता है। ठीक है ना, ये था पहला मेजर कन्फ्लिक्ट। ना दूसरा कन्फ्लिक्ट हुआ था
आफ्टर द इंडो चाइना वॉर विच वॉज इन 1965। 1965 में एक और कन्फ्लिक्ट होता है जिसमें पाकिस्तान आर्मी अटैक कर देता है टू रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ पे अप्रैल में पाकिस्तान एक आर्मी अटैक लॉन्च करता है और फिर कुछ टाइम बाद ही कुछ टाइम के बाद ही इन अगस्त एंड सितंबर पाकिस्तान एक और अटैक लॉन्च करता है इन जम्मू एंड कश्मीर, या फिर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। ठीक। अब अब उस समय पे क्या था कि इंडो चाइना वॉर ही हुई थी, वॉर में बहुत ज़्यादा पैसा भी लगता है, सो इंडियन इकोनॉमी जो थी बहुत सफ़र कर रही थी। इंडियन इकोनॉमी का बहुत बुरा फेस चल रहा था और साथ साथ में अपने 5 ईयर प्लान्स तक रोकने वाली बात चल रही थी, जो कि आगे रुक भी जाते हैं। ठीक है, इस टाइम पे इंडिया के पास पैसे नहीं थे वॉर लड़ने के लिए। ओके, अब उस पर होता क्या, फिर भी इंडिया क्या करते हैं, काउंटर अटैक करता है, और काउंटर अटैक करता है इंडिया फ्रॉम पंजाब। काउंटर अटैक कर रहा है फ्रॉम पंजाब, और ये पंजाब से अटैक करते करते लाहौर तक चले जाते हैं। अब लाहौर पे जहाँ पहुँचते हैं तो वापस से यूएन कूद के आता है बीच में, क्योंकि पाकिस्तान के साइड तो यूएसए था, तो यूएन इंटरवेंशन वापस से हो रहा है और इस पे करवाया जाता है द ताशकंद एग्रीमेंट। हर वॉर के बाद एक एग्रीमेंट होता है जो कि जीतने वाली पार्टी करवाती है, बट इसमें अगेन पिछली वॉर की तरह कोई क्लियर विनर था नहीं, तो ताशकंद एग्रीमेंट होता है जो कि करवाता है यूएसएसआर, और ये होता है इन ताशकंद। ताशकंद में होता है एग्रीमेंट इन जनवरी 1966। ठीक है ना। अब अगली वॉर होती है इन 1971। 1971 में क्या होता है, ये कनेक्टेड है बांग्लादेश क्राइसिस से भी। ठीक है, तो होता क्या है इसमें, अब बांग्लादेश क्राइसिस में क्या होता है, बांग्लादेश तो बल्कि हम आगे पढ़े शायद इसको, बट यहीं पर अच्छे से देख लेते हैं। होता क्या है कि 1970 में पाकिस्तान में इलेक्शंस हो रहे हैं, इलेक्शंस होते हैं, और इलेक्शंस में जो वेस्ट पाकिस्तान है उनके साइड से खड़े हो रहे हैं चुनाव में जुल्फिकार अली भुट्टो, एंड फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान मतलब कि बांग्लादेश, इनके साइड से हैं शेख मुजीबुर रहमान। अब हो क्या रहा था कि सिलेक्शन से पहले से ही, इसने कुछ साल पहले से ही दोनों, 1 सेकेंड एक बार मैं मैप बना के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ऐसा कुछ बांग्लादेश है, और यहाँ पे पाकिस्तान, और ये था वेस्ट पाकिस्तान, और ये था ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है, अब क्योंकि मेजर जो पाकिस्तान था वो ये वाला था, है ना, मेन पाकिस्तान, इनकी पार्लियामेंट कह सकते हो यहीं पे बेस थी, और यहाँ पे डोमिनेंट क्लास थी उर्दू स्पीकिंग, बट यहाँ की जो मुस्लिम क्लास थी वो थे बंगाली स्पीकिंग। बट अब होने क्या लगा कि जो वेस्ट पाकिस्तान था ये उर्दू लैंग्वेज को इम्पोज करने लगा, इम्पोजिशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज ऑन ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश पे।
और भी बहुत सारे इन पे कह सकते हो अत्याचार करते थे उन लोग, इनको डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था इनके साथ में। ठीक है, अब हुआ क्या कि इसके अगेंस्ट में मुजीबुर रहमान जो यहाँ के लीडर थे, उन्होंने एक टाइम पहले ही 1966 में ही एक प्रपोजल लिख के भेजा था टू द वेस्ट पाकिस्तान, वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, 6 पॉइंट प्रपोजल, बट उस पर भी कुछ ज़्यादा ध्यान दिया नहीं गया था। अब इससे क्या हुआ, ये लोग ऑटोनॉमी की डिमांड करने लगे। ठीक है, अब जब इलेक्शन वापस से स्टार्ट होने आए 1970 में, जब सेकंड डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं पाकिस्तान में, तो मुजीबुर रहमान जीत जाते हैं ना। मुजीबुर रहमान वॉज लीडर ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, और वेस्ट पाकिस्तान वैसे भी डोमिनेट कर रहा है, तो इसको तो पसंद आएगा नहीं कि यहाँ कोई लीडर जीत रहा है। तो ये इस इलेक्शन को कह सकते हो तुम फेक, मतलब वो बता के कि इसमें इलेक्शन में फेयर, फ्री एंड फेयर नहीं था, यहाँ से ये लोग आते हैं और मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लेते हैं। अब ये होते ही क्या होता है, वेस्ट पाकिस्तान, सॉरी ईस्ट पाकिस्तान मतलब कि बांग्लादेश में एक वेव ऑफ इंडिपेंडेंस आ जाती है कि अब सबको फ्रीडम चाहिए, फिर फ्रीडम लिख दो, अब हमें वेस्ट पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है। और दूसरी चीज़, जब वहाँ वही लोग मुजीबुर रहमान को अरेस्ट करते हैं तो कुछ लोगों ने विरोध किया, बट फिर आर्मी अपने ही लोगों पे, यहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान के अपने ही लोगों पे मतलब कह सकते हो तुम उनको मार रही है ना, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, हर चीज़ें कर रही। तो उसके कारण क्या हुआ, अब यहाँ के लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, इसका नाम था मुक्ति वाहिनी। बट ये कोई ऐसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। अब हुआ क्या कि अब यहाँ पे बहुत अत्याचार हो रहा है लोगों पे, तो लोग बॉर्डर क्रॉस कर करके इंडिया आने लगे। ठीक है, अब इंडिया आने लगे तो जो बांग्लादेश से कनेक्टेड इंडियन स्टेट्स थे उनको प्रॉब्लम होने लगी, है ना। माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हुआ, या फिर माइग्रेशन ज़्यादा इंडियन पर्सपेक्टिव में लिखो तो इमिग्रेशन हुआ। अबाउट 80 लाख इमिग्रेंट्स आ गए, तो इंडिया पे प्रेशर बढ़ रहा था। ठीक है, इंडिया में प्रेशर बढ़ रहा था। अब इसके कारण क्या हुआ, इंडिया भी इसमें इन्वॉल्व होना शुरू होता है, और इंडिया अब हेल्प करता है ईस्ट पाकिस्तान की। इंडिया अब एड देता है ईस्ट पाकिस्तान को, और इसके कारण होता ये है कि इनका अब ये लोग अलग से एक प्रोक्लेमेशन करने लगते हैं मार्च में। इन मार्च 1971 ये लोग प्रोक्लेम करते हैं कि हम एक नया देश बनाएंगे, बांग्लादेश। ठीक है, अब इंडिया के साइड से भी इनको हेल्प मिल रही है। अब होता ये है कि ये सब देख के इंडिया की इन्वॉल्वमेंट देख के पाकिस्तान को भी अच्छा लगता है, तो वो पाकिस्तान करता क्या, यूएसए के साथ, और यूके भी कहीं कहीं बताते हैं, यूके भी था साथ में, एक कह सकते हो डील करके या फिर कह सकते हो बात करके इंडिया पे अटैक करने की कोशिश करते हैं। और इसमें यूएसए के साथ साथ चाइना भी था, क्योंकि हमने देखा कि 1970s के बाद से यूएसए और चाइना के बीच की क्लोजनेस बढ़ने लगी थी, और चाइना भी इंडिया के उस पर मतलब कुछ एक्शन लेना चाहता था, सो चाइना भी था। अब हुआ क्या, जब इन लोगों ने एक अपना ग्रुप बनाया, इंडिया को खबर लगी, सो इंडिया में उस टाइम पे जो पीएम थी इंदिरा गांधी, ये जाती हैं यूएसएसआर में, और वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे मिस्टर लियोनिड ब्रेजनेव, ये इनसे एक डील या फिर कह सकते हो एग्रीमेंट साइन कर लेती हैं, जिसका नाम था द ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। और ये साइन होता है अगस्त 1971। अब ये साइन होने के बाद लियोनिड ब्रेजनेव या फिर कह सकते हो रशिया अनाउंसमेंट करता है कि इंडिया आने वाले 20 सालों तक, ये 20 साल के लिए इसका टर्म था, के साथ मेरी ट्रीटी चलने वाली है, एंड जो भी इंडिया पे अटैक करेगा, फिर जो भी इंडिया का दुश्मन होगा वो मेरा एनिमी कहलाएगा नेचुरली। ठीक है, सो अब हो क्या रहा था, जब ये वॉर इनिशियली स्टार्ट होने वाली हुई, तो ये इंडिया का वेस्ट कोस्ट
और अच्छे से कर देते हैं इसको। ठीक है, यहां से यूएसए अपनी शिप्स भेजता है जो कि न्यूक्लियर वेपन्स भी कैरी करके जा रही थी। बट उससे पहले होता क्या है, रशिया या फिर यूएसएसआर अपने शिप्स पहुंचा देता है टू द इंडियन ओशियन। अब हुआ क्या कि जब इस वॉर, उस पूरे कन्फ्लिक्ट में यूएसएसआर की इन्वॉल्वमेंट होती है तो चाइना अपने आप अपने हाथ पीछे खींच लेता है, क्योंकि भले ही वैसे के साथ नज़दीकियां बढ़ रही हैं बट अभी कंप्लीटली हर चीज़ ठीक नहीं हुआ, अभी बस इनिशिएट हुआ प्रोसेस। अभी भी चाइना को जो आइडियोलॉजी है मेनली वो कम्युनिज्म है, सोशलिज्म है, और सोशलिज्म का हेड दुनिया में रशिया। ठीक है, तो ये अपने आप बाहर हो जाता है गेम से। अब सिर्फ यूएसए बच रहा है, पाकिस्तान बच रहा है। और जब सोवियत रूस या फिर यूएसएसआर अपनी शिप्स यहाँ भेजता है तो यूएसए और यूके इनको ही वापस लौटना पड़ता है। तो अब ये भी गेम से बाहर हो गया। अब केवल बचता है पाकिस्तान। फिर पाकिस्तान के साथ इंडिया की वॉर स्टार्ट होती है। और 1 सेकेंड, हाँ, अब 1971 दिसंबर में फुल स्केल वॉर स्टार्ट होती है, जिसमें पाकिस्तान एयर अटैक लॉन्च करता है। एयर अटैक लॉन्च कर रहा है इन पंजाब एंड राजस्थान। पंजाब एंड राजस्थान, और अपनी आर्मी भेज रहा है फ्रॉम JNK, जम्मू एंड कश्मीर। और इंडिया इसके रिस्पॉन्स में अपनी आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स तीनों से काउंटर अटैक करता है ऑन बोथ द साइड्स ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की कुछ आर्मी वेस्ट पाकिस्तान में ही बैठी हुई थी। ठीक है, सॉरी, ईस्ट पाकिस्तान में बैठी हुई थी यहाँ पे भी। तो इंडिया यहाँ पे भी अटैक कर रहा है, यहाँ पे भी वॉर कन्फ्लिक्ट को मैनेज कर रहा है, और यहाँ पे भी कर रहा है। ठीक है ना। अब इसमें होता क्या है, जब ये वॉर स्टार्ट होती है, जब इंडिया अटैक करना स्टार्ट करता है तो 10 दिनों के अंदर ढाका, द कैपिटल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, इसको 10 दिनों के अंदर 3 साइड से घेर लेते हैं। और इस पे होता क्या है, फिर वॉर एक ऐसे फेज में आ जाती है कि 90,000, मोर देन 90,000 एक्चुअली, की जो आर्मी थी पाकिस्तान की, इनको सरेंडर करना पड़ता है। और इस बार इंडिया, इसके बाद अभी तक पिछली दोनों वॉर्स में सीज फायर यूएन करवा रहा था, बट इंडिया इस बार यूनिलैटरल सीज फायर डिक्लेयर करता है। और जब वॉर क्लियरली इंडिया जीता हुआ है तो इंडिया अब शिमला एग्रीमेंट करवाता है, जो हर वॉर के बाद एक एग्रीमेंट होता है। तो इस वॉर के बाद भी एक एग्रीमेंट होगा, जिसका नाम था शिमला एग्रीमेंट। ठीक है, अब इस पे हुआ कि जब इंडिया वॉर जीत गई तो ऑफकोर्स बांग्लादेश को लेजिटिमेसी मिल गई, मतलब वैसे ऑफिशियली इंडिपेंडेंस मिल गई, बट ऐसे नहीं था कि पूरे वर्ल्ड ने रिकॉग्नाइज कर लिया था, धीरे धीरे रिकॉग्नाइज किया। फिर तो ऑन 16 दिसंबर 1971 बांग्लादेश बनता है। ठीक है, और ये फिर अडॉप्ट करता है आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म, सेक्युलर, सोशलिस्ट, और कह सकते हो डेमोक्रेटिक। ठीक है, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उस समय पे प्रभावित था, इंस्पायर्ड था। अब शिमला एग्रीमेंट होता है 1972 जुलाई, एंड एग्रीमेंट होता है बिटवीन, अब क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान ही बचा हुआ है और वेस्ट पाकिस्तान के मेन लीडर थे, हमने देखा था जुल्फिकार अली भुट्टो, तो ये होता है बिटवीन जुल्फिकार अली भुट्टो एंड बिटवीन इंदिरा गांधी।
ठीक है। अब इस वॉर के बाद हुआ क्या कि इंदिरा गांधी का सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इंदिरा गांधी गॉट ग्रेट सपोर्ट फ्रॉम इंडियन साइड। इसके बाद इलेक्शंस भी होते हैं, इलेक्शन इसके पहले हो चुके थे सॉरी, लेकिन इसके बाद 1972 में स्टेट इलेक्शंस होते हैं और इसमें सारे स्टेट में कांग्रेस की मेजॉरिटी आती है, हर स्टेट में कांग्रेस जीत रहा है, ठीक है। अब लेकिन इससे हुआ क्या कि अभी तक इंडिया की इकोनॉमी की हालत पहले से ही ख़राब चल रही थी, बट अब वो धीरे धीरे और ख़राब होने लगी, ठीक है। और 3 एनुअल प्लान्स हमें लेके आने पड़े फ्रॉम 19, जो कि हमने बताया था, फ्रॉम 1966 टू 69। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट इसमें चीज़ें हैं, लाइक 1962 के बाद जब हमें हार मिलती चाइना से, तो इंडिया को समझ में आता है कि हमें कुछ हद तक डिफेंस प्रोडक्शन अपने अपग्रेड करने पड़ेंगे, और उसके लिए 1965 या फिर सॉरी 1962 ही करो अभी, 1962 में इंडिया खोलता है, फिर ओपन करता है, फिर इस्टेब्लिश करता है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। एंड प्रोडक्शन होने के बाद एक और चीज़ का इस्टेब्लिशमेंट होता है, एक और डिपार्टमेंट का इस्टेब्लिशमेंट होता है, द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाईज। और जब प्रोडक्शन होगा उसकी सप्लाई भी तो करनी पड़ेगी, और ये दोनों चीज़ें नवंबर में होती हैं, ठीक है। और इसके बाद हुआ क्या, इंडिया का डिफेंस एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया था। ओके, नाउ अब हमें देखना है अबाउट इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी। सो इंडिया न्यूक्लियर पॉलिसी कुछ ऐसी है कि इंडिया अपना फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करता है इन 1974, जिसको बोलते हैं हम पोखरण 1। पोखरण 1 में इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, जिसको हम नाम देते हैं दी ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। क्यों? क्योंकि इसको हम कहते हैं दैट इट वाज अ पीसफुल एक्सप्लोजन। इंडिया इसके बाद न्यूक्लियर पावर नहीं बना था, बट न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज इंडिया के पास आ गई थी। न्यूक्लियर पावर को यूज़ करने, मतलब न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज या फिर न्यूक्लियर एनर्जी कह दो, उसको यूज़ करने की अपने पास कैपेबिलिटीज आ गई थी, बट न्यूक्लियर वेपन इंडिया के पास अभी तक नहीं था, ठीक है ना। अब होता क्या है, अगर हम स्टार्टिंग से देखें कि इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन बनने में इतना टाइम क्यों लगा, इतना लेट हमने न्यूक्लियर वेपन क्यों कह सकते हो एक्वायर किया। बिकॉज जब 1947 में इंडिया को आज़ादी मिल रही, तो नेहरू जी का इनिशियली बहुत ज़्यादा विश्वास था इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दूसरी चीज़, इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लान्स में भी न्यूक्लियर प्रोडक्शन की बात होती है इन 1940s, और इसके हेड थे होमी जे भाभा, ठीक। बट न्यूक्लियर पावर को वो सिर्फ फॉर पीसफुल पर्पसेस यूज़ करना चाहते थे। ही जस्ट वांटेड टू यूज़ न्यूक्लियर एनर्जी, नॉट न्यूक्लियर वेपन। सो ही वाज अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन एंड ही वांटेड न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे वर्ल्ड 2 गुटों में बटा हुआ है एंड दोनों के पास इतने ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं कि इफ उनके बीच में वॉर हो रही तो पूरी कह सकते हो अर्थ में ह्यूमन एग्जिस्टेंस, फिर किसी भी तरह का एग्जिस्टेंस नहीं बचेगा, ओके। इसलिए वो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट चाहते थे। बट हुआ क्या कि 1964 अक्टूबर में चाइना एक्वायर्स न्यूक्लियर वेपन, ठीक है। अब हुआ क्या कि इसके बाद दुनिया में 5 न्यूक्लियर पावर्स हो गई। कौन कौन सी? चाइना अभी एक्वायर कर लिया, यूएसएसआर एंड यूएसए पहले से ही इस पे लड़ाई कर रहे हैं, एंड यूके एंड फ्रांस। और यही 5 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि विच इज़ द मोस्ट पावरफुल एजेंसी कह सकते हैं, फिर ऑर्गेनाइज ऑफ या फिर कह सकते हो हाँ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन,
उसके सब परमानेंट मेंबर्स भी हैं। ठीक, अब ये सब लोग क्या करते हैं, ये एक ट्रीटी लेके आते हैं, द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। जिसको एनपीटी कहा जाता है, इन 1968। और इसमें बात ये हुई थी कि जितनी भी और कंट्रीज़ हैं इन 5 कंट्रीज़ के अलावा, उनके पास न्यूक्लियर वेपन वो लोग कभी एक्वायर नहीं करेंगी। ठीक है, इसके बदले में इन्हें न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का मेंबर बनाया जाएगा। बट इंडिया इसको डिस्क्रिमिनेटरी बता के इंडिया कॉल्ड दिस ट्रीटी डिस्क्रिमिनेटरी क्यों? क्योंकि इससे होगा क्या कि इन 5 कंट्रीज का ही हमेशा डोमिनेंस रहेगा दुनिया में, और ऊपर से इंडिया के साथ वॉर हो चुकी है चाइना की, तो चाइना इज अ थ्रेट टू इंडिया। तो इसीलिए इंडिया ने इसको साइन नहीं किया। इस टाइम पे अपनी पीएम थी इंदिरा गांधी। ठीक है, अब इसके बाद ही अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट होता है 1974, पोखरण 1, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। अब हुआ क्या, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पीरियड भी चल रहा था। हम देखेंगे अभी आगे भी इसके बारे में कि 1974 के अराउंड बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पीरियड था पूरे मतलब दुनिया की तरह भी। इस टाइम पे हो रही थी अरब इजराइल वॉर 1973। तो अरब इजराइल वॉर के कारण ऑयल प्राइसेस बढ़ चुके हैं। अरेबिया ने ऑयल प्राइसेस बढ़ा दिए हैं, एंड इंडिया में इसी की वजह से क्या हुआ, इन्फ्लेशन आ गया। ठीक, दूसरी चीज़, इसी टाइम पे नेशन वाइड एजिटेशन प्लस रेलवे स्ट्राइक चल रही है। तो इसीलिए न्यूक्लियर अपने जो वेपन्स है, फिर न्यूक्लियर पॉलिसी या फिर कह सकते हो न्यूक्लियर पोजीशन पे इंडिया ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं कर पाया। ओके, बट होता क्या है फिर लास्ट में, बाद में 1998 में एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि एक तरह से स्टूडेंट थे होमी जे भाभा के, उनकी हेल्प से या फिर उनकी पूरी टीम की हेल्प से इंडिया न्यूक्लियर वेपन एक्वायर करता है और सेकेंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करता है, विच इज़ नोन एज पोखरण 2, और इसको हम कहते हैं ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, तो इंडिया ये करता है और दूसरा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करता है, और इंडिया इसके बाद एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बन जाता है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है। कुछ और भी कंट्रीज हैं जिन्होंने एनपीटी साइन नहीं किया था, इजराइल हो गया, ईरान हो गया, पाकिस्तान हो गया, सबके पास न्यूक्लियर वेपन है। 1998 में पाकिस्तान भी न्यूक्लियर वेपन पोजेस कर लेता है। ठीक है, खैर इसमें ये भी है कि चाइना की हेल्प से करता है। फिर इसके बाद नॉर्थ कोरिया तक पहुंच जाता है ये फॉर्मूला। अब फिर भी इंडिया जब न्यूक्लियर वेपन एक्वायर कर रहा है, तो इंडिया की पॉलिसी में नो फर्स्ट यूज़ लिखा गया था। कि इंडिया कभी पहले सामने से यूज़ नहीं करने वाला है जब तक कोई दूसरा इंडिया के ऊपर न्यूक्लियर वेपन यूज़ नहीं करेगा। ओके, बट फिर भी बाद में 2014 के बाद बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद ये चीज़ कभी एक कह सकते हैं एश्योरेंस दिया गया है कि इफ़ नीडेड फिर इफ ज़रूरत पड़ती है तो फर्स्ट यूज़ भी कर सकता है इंडिया। ठीक है, तो ये थी इंडिया की पूरी न्यूक्लियर पॉलिसी, एंड यही था पूरा चैप्टर। इसमें एक चीज़ बची है अबाउट कारगिल कन्फ्लिक्ट, तो नहीं मालूम डिलीटेड है कि नहीं, एक बार देख लेते हैं। कारगिल कन्फ्लिक्ट में कुछ है नहीं। मई या फिर मई 1999 में एक कन्फ्लिक्ट होता है जब जम्मू एंड कश्मीर कुछ एरियाज़ को पाकिस्तान की जो बटालियन थी वो कैप्चर कर लेती है। द्रास, मशको है ना, इस तरह कुछ और 2-4 रीजन्स थे जिनको जम्मू एंड कश्मीर की आर्मी कैप्चर कर लेती है, पाकिस्तान की आर्मी कैप्चर कर लेती है, विच वॉज एन इंटेलिजेंस फेलियर। और उसके बाद क्या होता है, इंडियन आर्मी उसको जाके ज़्यादातर जो पॉइंट्स जो कि पाकिस्तान कब्जे में आ गए उसको रिकवर कर लेती है। राइट, तो इसमें ज़्यादा कुछ बड़ा कन्फ्लिक्ट नहीं था, तो इसे कह देते हैं हम द कारगिल कन्फ्लिक्ट। ठीक है, इसमें इतना ही है। सो ये चैप्टर हमारा ऑफिशियली ख़त्म होता है। अब मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर। थैंक यू कि स्पेलिंग गलत हो गई। थैंक यू।